क्वेश्चन सेक्शन सी करते हैं, जिसमें कि 27 से लेके 33 तक के क्वेश्चन हैं आपके, और ये 3 मार्क्स ईच है। क्लियर। 27 भी 2 पार्ट्स में है, ए एंड बी। ए है, अनिरुद्ध टुक 2 मेटल ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड एज शोन इन पिक्चर्स गिवन बिलो। अनिरुद्ध ने 2 ऑक्साइड लिए हैं, एक लिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि आपको पिक्चर में दिए हैं, बट आप देख रहे हो कि यहाँ पर लेवल नहीं किया गया है। बट ही फॉरगॉट टू लेवल दैम, उसने लेवल नहीं किया। हाउ विल यू गाइड और हेल्प अनिरुद्ध टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइड्स एंड लेवल दैम? अब आप कैसे उसको गाइड करोगे कि इसको कैसे समझे वो कि कौन सा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, कौन सा मैग्नीशियम ऑक्साइड है? तो देखो, नंबर 1 आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमें पता है कि एक बेसिक ऑक्साइड है। आप इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हो और रेड लिटमस से टेस्ट करोगे तो ये ब्लू में टर्न हो जाता है, राइट। आप यहाँ लिख सकते हो, इफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड देन टेस्ट इट विद द रेड लिटमस इट टर्न्स ब्लू। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, ये एक आपका बेसिक ऑक्साइड होता है, राइट। बेसिक ऑक्साइड होता है, तो ये डेफिनेटली रेड लिटमस को चेंज कर देगा ब्लू में। बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड डजेंट डिजॉल्व इन वाटर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ क्या खास बात है कि वो डिजॉल्व नहीं होगा पानी में, एंड इफ डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड हैंस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड लिटमस और द ब्लू लिटमस पेपर। क्योंकि देखो, कोई भी सब्सटेंस तभी लिटमस में कलर देगा या अपना एसिडिक या बेसिक बिहेवियर शो करेगा यदि वो पानी में डिसॉल्व होगा, और यदि पानी में डिसॉल्व ही नहीं होगा तो आयंस का डिसोसिएशन नहीं होगा, जिसकी वजह से कलर चेंज नहीं होगा लिटमस में, राइट। सेकेंडली, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो यदि ये डिसॉल्व हो जाता है तब तो ये दोनों के साथ में रिएक्शन देता है, बट ये डिसॉल्व नहीं होता है। सेकेंडली, आप क्या लिख सकते हो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो यदि आप रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन कर लेगा एसिड से भी, बेस से भी। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, ये केवल एसिड से रिएक्शन करेगा, बेस से नहीं करेगा। तो ये भी आप लिख सकते हो। तो आपको इसमें नंबर मिल जाएंगे 1.5 मार्क का। ये वाला क्वेश्चन हो गया ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है, इन एन एक्टिविटी एशू वॉज गिवन टू सब्सटेंसेस कॉपर सल्फाइड एंड कॉपर ऑक्साइड। एशू इज द नेम ऑफ अ स्टूडेंट। उसको 2 सब्सटेंस दिए गए, एक कॉपर सल्फाइड दिया गया और एक कॉपर ऑक्साइड दिया गया है। टू ऑब्टेन कॉपर, और कहा गया है कि इससे कॉपर निकालना है फ्रॉम दीज कंपाउंड्स। सो शी वॉज एबल टू एक्सट्रैक्ट कॉपर सक्सेसफुली। वो इजिली सक्सेसफुली कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर पाती है। इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन हाउ एशू माइट हैव कंप्लीटेड द एक्टिविटी। ये देखो, यहाँ पर जो कॉपर सल्फाइड है ये आपका क्या है, रिएक्शन है। यदि आपको ध्यान होगा कि जो मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं उसमें आपने ये रिएक्शंस पढ़ी हैं। तो हमेशा जब भी आप पढ़ाई करोगे ना, इस तरह से करना है कि आपको बुक के पेज पे कहाँ क्या लिखा है वो सब थोड़ा सा माइंड में छप जाए, क्योंकि वो माइंड में छप गया तो आप चीज़ें कर पाओगे आराम से, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो पहली रिएक्शन यहाँ पर यदि तुम्हें ध्यान होगा तो कॉपर सल्फाइड, ये एक सल्फाइड और है, और इसकी होती है रोस्टिंग, ठीक है, यानी कि इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है और तब ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और प्लस ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। याद आ गया होगा आपको। बैलेंस कर लो इसको, रिएक्शन को। देखो, ओ क्या है आपका, 2 और 1 3 है। 3 है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 लिख लेंगे, राइट। अब क्या हो गया, 2 और 2 4 हो गया। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, 2 लिख दिया। लेकिन यहाँ पर जब मैंने 2 लिखा है तो क्या हुआ, सी यू भी यहाँ पर 2 हो जाता है, राइट। अब यदि सी यू को मैंने यहाँ पर 2 लिखा है तो यानी एस भी 2 हो गया, तो मैं यहाँ पर भी एस के आगे 2 लिख दूंगी। एस के आगे 2 लिखते ही क्या हुआ, ओ कितना हो गया, 2 2 4 और 2 6। तो यहाँ पर मुझे ऑक्सीजन के यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल का नंबर चेंज करना पड़ेगा, दैट विल बी 3 नाउ। नाउ यू कैन सी द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। 2Cu2 2Cu2, ठीक हो गया। फिर एस भी हमारा 2 और 2 हो गया और ऑक्सीजन हमारा 6 और 6 हमने देख लिया। सेकेंड रिएक्शन यहाँ पर थी आपकी कि आप क्या करोगे, ये Cu2U लोगे, राइट, कॉपर ऑक्साइड लोगे प्लस कॉपर सल्फाइड लोगे, और इसको फिर से आपको हीट करना है यहाँ पर, राइट। फिर आपका कॉपर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पर कैसे आप बैलेंस करोगे, देखो यहाँ पर हम पहले ले लेते हैं कॉपर को, 2 है और 2 कॉपर है, राइट।
और यहाँ पर हमारा SO2 यानी O भी हम देख सकते हैं, O2 है, यहाँ पर O सिंगल है, मैंने यहाँ पर 2 लिखा। 2 लिखते ही क्या हुआ, कॉपर 6 हो गया, मैंने कॉपर के आगे 6 लिख दिया। अब यहाँ पर SO2 ठीक हो गया। ये दोनों हमारी गैस है, हम ये एरो से शो कर सकते हैं। तो इसलिए हमने कॉपर को देखा कि हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है। तो अब मैं तो चाहूँगी कि आप लोग रिएक्शंस को लर्न करते चलो साथ साथ। ये मत सोचो कि हम वहीं पर ही लिखेंगे, वहीं पर बैलेंस करेंगे। आप चेक जरूर करना वहाँ पर लिखने के बाद, लेकिन एक बार इतनी प्रैक्टिस करो कि ऑटोमेटिक वो आपके दिमाग में चीज़ें लर्न हो जाए। क्लियर? नाउ कम टू द 28 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी। 28 क्वेश्चन करते हैं। अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और बी। आपको या तो ए ऑप्शन करना है या तो आपको ऑप्शन बी करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दोनों मिलेंगे। सॉल्व। ए ऑप्शन है, इन द गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शंस नेम द कंपाउंड्स एक्स एंड जेड। सेकेंड है इसका क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्स टू जेड। ठीक है, एक्स से लेकर जेड तक क्या रिएक्शन है। तो NaCl ने रिएक्शन किया है H2O से, कार्बन डाइऑक्साइड से और अमोनिया से। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया दोनों गैसेस हैं। ये रिएक्शन तुम्हें यदि याद होगा तो एसिड बेस चैप्टर से है, और यहाँ पर यदि तुम्हें याद होगा तो बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन है, दैट इज NaHCO3। तो X क्या है आपका, NaH, और यहाँ से क्या होता है आपका CO3 बनता है, राइट। और साथ में बनता है आपका NH4Cl, तो Y आपका हो गया NH4Cl। फिर यहाँ पर X से लेकर Z में क्या बना है, X से लेकर Z में क्या बना है आपका Na2CO3 बनता है। तो Z क्या है आपका Na2CO3 है। तो रिएक्शन को हमें बैलेंस करने की ज़रूरत तो नहीं है, यहाँ पर बैलेंस करने को पूछा नहीं है, सिर्फ आपसे इतना ही पूछा है, तो आप इतना लिख सकते हो। X हो गया आपका NaHCO3 और लिख लोगे यहाँ पर बेकिंग सोडा। साथ ही आप ये भी लिख सकते हो ऑप्शन में, केमिकल नेम इसका हालांकि पूछा नहीं है, इतना सफिशिएंट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3 जो है आपका Z है, Z पूछा है सेकेंड आंसर। तो Z क्या है आपका Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। क्या है ये आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब देखो जो बेकिंग सोडा है उसने हीट हुआ तो सोडियम कार्बोनेट बना है, H2O बना है और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, इसको डिकम्पोजिशन लिख सकते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन लिख सकते हो, और साथ ही आप एंडोथर्मिक भी लिख सकते हो। ठीक है, डिकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक, राइट। आप एक भी लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि 0.5 मार्क मिलना है इसमें आपको। नेक्स्ट है आपका, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ आपका, फिर आगे कर लेते हैं, हालांकि पूछा नहीं आगे रिएक्शन। तो यहाँ पर Na2CO3 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलेगा, तो क्या बनता है यहाँ पर Na2CO3.NH2, जो कि आपका वॉशिंग सोडा बनता है। फिर आपसे कहा है यू आर गिवन 3 अननोन सॉल्यूशंस A, B एंड C। 3 अननोन सॉल्यूशन है, you don't know what are these solutions, but pH values are given here with the pH value of 6, 8 and 9.5 respectively। तो 6 pH है A की, यानी A क्या है आपका, A हो गया आपका एसिड, राइट। B की pH है आपकी 8, यानी बेस हो गया ये, और C की भी आपकी 8 है, यानी ये भी बेस हो गया। तो इन विच सोल्यूशन विल द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस बी प्रेजेंट। हाइड्रोनियम आयन यानी H3O प्लस आयंस, तो ये ऑब्वियसली A में होंगे। अरेंज द गिवन सैंपल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सबसे कम होंगे आपके 9.5, फिर होंगे इसके बाद में जिसका 8 है pH वैल्यू, और फिर होगा 6, यानी कि ये C, देन आएगा आपका B एंड देन आएगा आपका A। तो यहाँ पर इस तरह से हमने लिख लिया CBA। C में सबसे कम होंगे HAs, B में उससे ज़्यादा होंगे और A में सबसे ज़्यादा होंगे। और जो पहला आंसर था इन विच सॉल्यूशन विल द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन बी प्रेजेंट, वो सॉल्यूशन A होगा। तो इस तरह से हमारे दोनों आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। सॉल्यूशन A जिसमें सबसे ज़्यादा H आयंस हैं, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने C, B और A को लिख दिया। C में सबसे कम, देन B में उससे ज़्यादा और A में सबसे ज़्यादा H आयंस। वो अच्छे समझ में आया होगा। चॉइस वाला क्वेश्चन करते हैं।
बी पार्ट करते हैं, कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें आपके 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में और तीनों ही कंपलसरी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बी स्टिंग इज ट्रीटेड विद बेकिंग सोडा पेस्ट वेयर एज वेस्प स्टिंग इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट विनेगर, राइट। तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हो आप, फर्स्ट का आंसर कि ऐसा क्यों है कि इसको आपने ट्रीट किया बेकिंग सोडा से बी स्टिंग को, और जो वेस्ट स्टिंग है वो विनेगर से। बहुत क्लियरली है क्योंकि हमें न्यूट्रलाइज करना है। तो यदि हमने बी स्टिंग को बेकिंग सोडा से किया है, यानी कि बी स्टिंग क्या है आपका, बी स्टिंग इज एसिडिक इन नेचर, इज एसिडिक। और लिख सकते हो आप वेयर एज जो आपकी वॉस्प स्टिंग है वो क्या होगा, दैट इज ट्रीटेड विद विनेगर, यानी कि ये बेसिक है, इज बेसिक इन नेचर। तो ये आपका आंसर इसका हो जाता है, आपको 1 मार्क इसमें मिल जाएगा। फार्मर्स ट्रीट सॉइल विद क्विक लाइम देन टाइलिंग। तो ये वह टाइलिंग, तो जब टाइल करते हैं यानी कि जब उसकी टाइलिंग होती है, जब जो सॉइल है उसको प्रिपेयर किया जाता है फॉर द सोइंग द क्रॉप, तो उस समय सॉइल को ट्रीट भी कर देते हैं क्विक लाइम से। तो इसका कारण भी क्या है आपका, फार्मर ट्रीटेड विद द क्विक लाइम टू न्यूट्रलाइज the soil, to neutralize the soil, right? Neutralize the soil or to making soil a bit basic in nature. Third है, ancient sculptures and marble structures are conserved by treating them with certain chemicals. ठीक है, जो एंशियंट स्कल्पचर्स हैं, जो पुरानी हमारी स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियाँ हैं, और जो मार्बल के स्टैचूज़ वगैरह होते हैं, उनको कंजर्व करने के लिए क्या किया जाता है, उन पे कुछ केमिकल को ट्रीट किया जाता है, राइट। तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो एंशियंट स्कल्पचर्स या मार्बल स्ट्रक्चर्स हैं, जनरली आप देखते हो कि उनको बनाया जाता है और वो खुले में रहते हैं एटमॉस्फेयर में। तो उसको क्यों करा जाता है ऐसा कि ट्रीट किया जाता है कुछ केमिकल से, टू प्रोटेक्ट देम। ऐसा इसलिए किया जाता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सम गैसेस जो हमारे एनवायरनमेंट में हैं, जो नुकसान दे सकते हैं इसको, एंड एसिड रेन। तुम्हें पता है कई बार एसिड रेन होती है, वो भी बहुत हार्मफुल होती है इन सब चीज़ों के लिए, राइट। तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए केमिकल से इसको एक तरह से ट्रीट किया जाता है, इसकी कवरिंग हो जाती है उससे। तो उस पर जल्दी से असर नहीं होगा, यदि एसिड रेन पड़ भी जाएगी उस पर तो उस पर कोई उसका असर नहीं होगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 29 करते हैं, वाटर इज यूज बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, बट रादर देन वाटरिंग द लीव्स वी वाटर द प्लांट थ्रू द सॉइल। हाउ डज दिस वाटर रीच द लीव्स ऑफ द प्लांट। देखो हम क्या करते हैं, जो पानी है वो सॉइल में देते हैं। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि वाटर इज यूज बाय द लीव्स, लीव्स यूज़ करती हैं पानी को एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लेकिन हम बजाय लीव्स के पानी डालने के हम डालते हैं सॉइल के अंदर। तो हम तो रूट्स में देते हैं ना पानी, की तरह सॉइल में क्या होता है, रूट्स होती हैं। तो तुम्हें पता है कि जो वाटर है वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स में, रूट्स के थ्रू, ठीक है। ये आपका प्लांट है यहाँ पर, और ये यहाँ पर इसके नीचे सॉइल है, ये क्या है यहाँ पर सॉइल। तो अब क्या कोई पानी यहाँ पर देता है, ठीक है, वाटर यहाँ पर दिया जाता है, नहीं। वाटर कहाँ पर दिया जाता है, सॉइल में, ठीक है, यहाँ पर सॉइल में दिया जाता है। तो सॉइल में क्या है, यहाँ पर इसकी रूट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स की बहुत सारी रूट्स होंगी सॉइल में। तो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वही पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। तो इसलिए सॉइल में पानी डाला जाता है कि वहाँ से रूट्स ने पानी को एब्जॉर्ब किया और वहाँ से फिर वो पानी ऊपर जाता है, और पानी का ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के थ्रू, और जाइलम वेसल्स ट्रैकिड्स मिल करके एक पूरा पाइप जैसा, कॉलम जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें ये जाता है। जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है थ्रू द रूट्स, थ्रू रूट हेयर्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स में जाता है पानी, फिर जाता है स्टेम में, और स्टेम से फिर जाता है लीव्स में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिख दोगे प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर थ्रू सॉइल बाय रूट्स। पानी रूट्स से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स थ्रू द सॉइल। क्लियर? पूछे आपसे, हाउ डज दिस वाटर रीच द लीव्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के जो लीव्स होती हैं, यहाँ पर क्या है, प्लांट की जो लीव्स हैं यहाँ तक पानी कैसे पहुँचता है। ये सपोज यहाँ पर लीव्स हैं बहुत सारी प्लांट्स की, तो यहाँ तक नीचे से पानी कैसे गया।
तो तुम्हें पता है यहाँ पर प्लांट में क्या होता है, जाइलम होता है जो कि एक वैस्कुलर टिश्यू है, और ये जाइलम जो है ये कंडक्ट करता है वाटर को, जाइलम कंडक्ट करता है वाटर को। तो जाइलम में जो चैनल होते हैं ना, ट्रैकिड्स और वेसल्स क्या होते हैं, चैनल बना लेते हैं, और ये चैनल रूट से लेकर के और ऊपर स्टेम तक, और स्टेम से फिर लीव्स तक जाते हैं, राइट। तो दिन के समय क्या होता है कि जो पानी है वो यहाँ से इवेपोरेट हो जाता है, वाटर इवेपोरेट होता है यहाँ से, राइट, लीव से, थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा होते हैं लीव्स में, वहाँ से पानी इवेपोरेट होता है। अब पानी जब इवेपोरेट हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर एक सक्शन क्रिएट हो जाएगा, सक्शन क्रिएट होगा, और इस सक्शन की क्रिएट होने से क्या होगा, सक्शन एकदम से वैक्यूम की तरह होता है। जब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो क्या होगा, सक्शन क्या है आपका, एक वैक्यूम है, तो जो उससे क्या होगा, यहाँ पानी सीधे ऊपर चढ़ेगा। तो इसको हम ट्रांसपिरेशन पुल भी बोलते हैं, और ये डे टाइम में फंक्शन करता है। जो मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है डे टाइम में आपका वाटर को लीव्स तक ले जाने के लिए, वो आपका ट्रांसपिरेशन पुल ही होता है, और इसमें जाइलम चैनल के थ्रू पानी रूट से लेकर के ऊपर चढ़ता है, राइट। तो इसको आप ऐसे लिख लोगे, इन डे टाइम ट्रांसपिरेशन पुल हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स थ्रू जाइलम विच मेक्स चैनल। ठीक है, पूरा चैनल जैसा बना रहता है, ट्यूब जैसा बन जाता है, पाइप जैसा, और उसमें पानी ऊपर चढ़ जाता है इजीली जब ट्रांसपिरेशन पुल वहाँ पर क्रिएट होता है। क्लियर हो गया। करते हैं 30th क्वेश्चन। क्वेश्चन 30th है आपका, इन अ फैमिली ऑफ 4 इंडिविजुअल्स, राइट, द फादर possessed लॉन्ग ईयर्स एंड द मदर possessed शॉर्ट ईयर्स। ठीक है, फादर के कैसे लॉन्ग ईयर्स है, और जो मदर है उनके छोटे हैं कान। इफ़ द पेरेंट्स हैड प्योर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स रिस्पेक्टिवली, देखो लॉन्ग ईयर्स जो हैं फादर के, उनको हम कैपिटल एल से शो करेंगे, राइट, और जो मदर के शॉर्ट ईयर्स हैं उनको हम स्मॉल से करेंगे, और दोनों कैपिटल एल रहेगा, दोनों स्मॉल एल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि फादर हैं और मदर हैं। फादर में चूँकि कैपिटल एल है तो डोमिनेंट ट्रेट हुआ, और मदर में रिसेसिव ट्रेट हुआ, और दोनों ही प्योर हैं। वैसे भी तुम्हें पता है रिसेसिव ट्रेट तो अकर ही तब होता है जब दोनों आपके सिमिलर जीन्स होंगे, सिमिलर एलील होंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका फादर का हो गया, और ये वाला आपका मदर का हो गया, स्मॉल एल स्मॉल एल। फिर आपसे पूछा, देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द जेनेटिक मेकअप इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में क्या जेनेटिक मेकअप होगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल एल स्मॉल एल, जब इसमें क्रॉस होगा तो जितने भी यहाँ पर ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्या होगा, उनमें जो एलील आएंगे वो क्या आएंगे, एक कैपिटल एल आएगा और एक स्मॉल एल आएगा, इस तरह से करके। ठीक है, कैपिटल एल स्मॉल एल, और ये भी कैपिटल एल स्मॉल एल आएगा। तो कुल मिला के ये हमारा F1 जनरेशन का है। F1 जनरेशन में सारे कैपिटल एल स्मॉल एल बन जाएंगे। फिर जब F1 जनरेशन का हम सेल्फ क्रॉस करते हैं तो कैपिटल एल स्मॉल एल को हमने कैपिटल एल स्मॉल एल से जब सेल्फ क्रॉस कराया तो क्या होगा, एक होगा आपका कैपिटल एल बनेगा, एक बन जाएगा आपका कैपिटल एल स्मॉल एल, एक बनेगा इधर फिर से कैपिटल एल स्मॉल एल, और ये स्मॉल एल बन जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हुआ, रेशो क्या बना, ये आपका F2 जनरेशन है जो आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो जब ये कंडीशन थी कि दोनों के पास प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव ट्रेट्स हैं, ये लॉन्ग ईयर है और ये वाले शॉर्ट ईयर है, तो पूछा है आपसे F2 जनरेशन में क्या रेशो होगा। तो यहाँ पर जो जेनेटिक मेकअप हुआ वो क्या हुआ, एक प्योर, वन हो गया आपका प्योर टॉल या प्योर लॉन्ग कर लो, यहाँ पर लॉन्ग ईयर से प्योर लॉन्ग ईयर। फिर यहाँ पर क्या हुआ, दो आपके हो गए, दो आपके हो गए हाइब्रिड लॉन्ग, राइट, क्योंकि ये जो आपका कैपिटल एल स्मॉल एल है ये क्या हुआ आपका हाइब्रिड लॉन्ग हो गया। फिर तीसरा क्या हो गया आपका, एक हो गया आपका प्योर शॉर्ट, राइट। तो यानी कि 1:2:1 में आया आपका जो प्योर लॉन्ग हो गया, दो हो जाएंगे आपके हाइब्रिड लॉन्ग, और एक हो जाएगा आपका प्योर शॉर्ट। यदि हम जेनेटिक मेकअप की बात कर रहे हैं तो ये होगा, और फिनोटाइप में ये हो जाता है आपका 3:1। ये जीनोटाइप है, दिस इज जीनोटाइप, राइट। तो ये आंसर इसका हो जाता है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा है, इफ फादर हैड शॉर्ट ईयर। अब यहाँ पर उल्टा कर दिया है
कि यदि फादर के शॉर्ट ईयर हैं और मदर के लॉन्ग ईयर हैं। एक्सप्लेन व्हाट इफेक्ट इट विल हैव ऑन रेशियो ऑफ जेनेटिक मेकअप इन F2 जनरेशन। भाई कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, चेंज क्या किया है, कुछ और चेंज नहीं किया है, सिर्फ ये फादर की जगह मदर हो जाएगा और मदर की जगह फादर हो जाएगा। तो यदि मैं यहाँ पर फादर की जगह मदर लिख देती हूँ और मदर की जगह फादर लिख देती हूँ, तो क्या हुआ, आपका सेम रेशियो F1 में आएगा और सेम आपका सिमिलर जेनेटिक मेकअप आपका F2 में आएगा, यानी जेनेटिक रेशियो आपका जो होगा वो सेम होगा। दोनों में जीनोटाइप फिनोटाइप सेम रहेगा जो हमारा पहले वाले क्रॉस में आएगा। तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप लिख सकते हो। तो इस तरह से हमारा 30th क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन 31 करते हैं। दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, ए एंड बी। ए पार्ट है व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया इन टर्म्स ऑफ द ऑप्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। मीन्स यदि किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है या फिर मायोपिया है तो उसको कैसा अनुभव होगा, उसको फील करते हुए आपको बताना है इनके दोनों के डिफरेंसेस। मीन्स हाइपरमेट्रोपिया में मेनली क्या प्रॉब्लम आती है पर्सन को और मायोपिया में क्या आती है। तो हाइपरमेट्रोपिया तुमको पता है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब हुआ कि वो बंदा दूर की वस्तुएं देख सकता है, दूर के ऑब्जेक्ट देख सकता है, लेकिन पास का ऑब्जेक्ट देखने में उसको दिक्कत हो रही है। इसी तरह से मायोपिया को हम ये देखें तो मायोपिया को हम कह सकते हैं नियर साइटेडनेस। क्या कहते हैं हम, नियर साइटेडनेस, यानी कि जो पर्सन है उसको पास की चीज़ें दिख पा रही हैं, इसीलिए नियर साइटेडनेस, पास का देख पा रहा है लेकिन दूर का नहीं देख पा रहा है। तो ये तो हो गया फंडामेंटल डिफरेंस दोनों में, कि मायोपिया में दूर का ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत आती है, हाइपरमेट्रोपिया में पास के ऑब्जेक्ट में दिक्कत आती है। जैसे मायोपिया में तुमने देखा होगा कई बार कि जो लोग होते हैं उनको दूर का नहीं दिखता है क्लियर। ठीक है, कई बार तो आइज इतनी वीक हो जाती है उनकी कि उनको दूर एक पर्सन खड़ा उसकी शक्ल भी ठीक से नहीं दिखती है। तो ये मायोपिया की प्रॉब्लम है। हाइपरमेट्रोपिया तुमने देखा होगा, कई बार तुमने कुछ एजेड पीपल को देखा होगा कि वो अपना न्यूज़पेपर को जैसे दूर को रख लेंगे, या जब किसी के आँख में हाइपरमेट्रोपिया शुरू होता है तो उसका जो बुक है, पेपर है, वो दूर रख कर पढ़ना शुरू कर देता है। तो माने पास 25 सेंटीमीटर से उसका जो नियर पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है, मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया का जो डिफरेंस हो गया कि इसमें पास, हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं लेकिन दूर की दिखती हैं, और मायोपिया में पास की दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखती हैं। डायग्राम बिलो शोज अ स्पेशल केस ऑफ एन आई डिफेक्ट। व्हाट इज़ द डिफेक्ट दैट इज़ शोन इन फिगर। अब यहाँ पर देखो, ये आपका जो इमेज बन रही है, इमेज यहाँ पर रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन यहाँ ना बनकर रेज कहाँ पर मीट हो रही है, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे। तो ये कब होता है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो यहाँ पर जो केस बन रहा है वो क्या है, आपका डिफेक्ट क्या है, यहाँ पर शो किया गया है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, राइट। स्टेट वन कॉज फॉर सच अ डिफेक्ट। आपसे पूछा है कि इस डिफेक्ट के लिए, यानी हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉज क्या है। तो देखो यहाँ पर आपने दो कॉज पढ़े हैं एनसीईआरटी में। एक तो पढ़ा है कि जो आई बॉल है वो शॉर्ट हो जाती है, उसका साइज़ छोटा हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो रेटिना है और लेंस है उसके बीच की दूरी कम हो जाएगी, तो आपका जो इमेज बन रही है वो पीछे बनेगी। सेकंड आपने पढ़ा था कि फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। जब फोकल लेंथ इंक्रीज़ कर जाएगी तो अभी आपका जो इमेज है वो पीछे बन जाएगी। तो ये दो कॉज आप लिख लोगे, लिख सकते हो, आई बॉल बिकम्स टू शॉर्ट या फिर फोकल लेंथ बिकम्स टू लॉन्ग। एक्सप्लेन विद रीज़न इफ़ अ कॉन्केव लेंस कैन बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट। पूछा आपसे कि क्या कॉन्केव लेंस को यहाँ पर डिफेक्ट को करेक्ट करने में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हमारा ये केस होता है तो इसमें कॉन्केव लेंस यूज़ नहीं होता है। कॉन्केव लेंस कौन सा होता है, जो एजेस से मोटा होता है, बीच में से ये थिन होता है। ठीक है, हम यहाँ पर कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ऐसा क्यों है, देखो यहाँ पर क्या क्या है, फोकल लेंथ बिकम्स टू लॉन्ग। यदि फोकल लेंथ लंबी हो गई है, यानी हमको फोकल लेंथ को छोटा करना पड़ेगा, और उसके लिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ पर हम एक और लेंस को अटैच करेंगे, राइट। और उस लेंस को जब हम अटैच करेंगे तो ये रे जाएगी यहाँ से, और यहाँ से थोड़ा सा कन्वर्ज होगी, और यहाँ से कन्वर्ज होकर जो इस पर पड़ेगी तो यहाँ पर इसकी रे बन, जो इमेज है वो यहाँ पर बन सकती है, लाइक दिस, इस तरह से करके कन्वर्ज हो जाएगी और यहाँ पर रेस मिल सकती हैं, तो रेटिना पर इमेज बन सकती है।
लेकिन इसके अपोजिट यदि हम कॉन्केव लेंस यूज़ करेंगे तो रे डाइवर्स होगी तो ये डाइवर्स होने के बाद में फिर लेंस पर पड़ेगी तो और दूर बनेगा। यानी कि यदि हम कॉन्केव लेंस को लेंगे तो हमारी जो इमेज है वो अभी जितने बनी है उससे भी ज़्यादा दूर बन सकती है। तो वी विल नॉट टेक कॉन्केव लेंस. विच लेंस वी हैव टू यूज़ in this case, या which lens is used in this case? only convex lens. मायोपिया में कॉन्केव लेंस का यूज़ होता है, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है। ठीक है, तो आप लिख लोगे यहाँ पर, तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो, इफ़ अ कॉन्केव लेंस इज यूज्ड द रेज डाइवर्ज। ठीक है, रेज डाइवर्ज करेंगे एंड इमेज फॉर्म्स इवन फार्दर, क्योंकि यदि मैंने यहाँ पर सपोज इसकी जगह पर मैंने कॉन्केव लेंस यूज़ किया होता तो क्या होता है, ये रे जो आई है ये और डाइवर्ज करती है और फिर यहाँ से रे पीछे जाकर मिलेगी लाइक दिस। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये ऐसे ये और डाइवर्स करेगी और तब ये और ज़्यादा पीछे जाकर के मिलेगी रेज। तो इमेज कैन फॉर्म इवन फार्दर देन बिफोर, पहले से भी ज़्यादा दूर बन सकती है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा लेंस यूज़ होगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा रेज को और इमेज रेटिना पर बनेगी। सुटेबल जो पावर होती है उसके लेंसेज दिए जाते हैं। जिस भी पर्सन को डिफेक्ट है, चाहे वो हाइपरमेट्रोपिया है चाहे मायोपिया है, तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है। किस लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। क्लियर हुआ। क्वेश्चन 32 करेंगे, दो पार्ट में है क्वेश्चन ए एंड बी। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ वायर टू इट्स लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए। आपसे कहा है कि एक रिलेशनशिप आपको बतानी है रेजिस्टेंस आर में, लेंथ में वायर की और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया ए में। ठीक है, यूज़ द मैथमेटिकल सिंबल्स टू अराइव एट द फाइनल फार्मूला। आपसे कहा है कि मैथमेटिकल सिंबल की सहायता से आपको ये करना है। मीन्स डिटेल नहीं पूछे, आपको सिर्फ फॉर्मुलेशन करना है इसका कैसे करना है। देखो तुम्हें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के, जो कि एल है। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। तो आर में जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे यहाँ, तो यहाँ पर हम आर इजिकल टू लिख लेंगे रो एल अपॉन ए। यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक आप कांस्टेंट लगाते हो, तो रो यहाँ पर एक कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी है। तो आर इजिकल टू रो एल बाई ए आपका रिलेशनशिप शो कर रहा है, जो कि हमसे पूछा है कि इसमें आपको फार्मूला लिखना है। वो फार्मूला हमने लिख दिया है। यहाँ पर रो जो है रेजिस्टिविटी शो कर रहा है, एल से लेंथ हो रहा है, और ए आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शो करता है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो जाता है। बी पार्ट है, यूजिंग द फार्मूला डिफाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। अब देखो यदि हमने किया आर इजिकल टू रो एल बाई ए, ठीक है, तो हम कर सकते हैं कि आर क्या है, आर रेजिस्टेंस है। पूछा आपसे फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का, तो हमको क्या करना होगा, हमको रेजिस्टिविटी का जो सिंबल है वो हमको लेफ़्ट साइड लाएंगे हम, और तब ये फार्मूला बन जाएगा, आर इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, आर ए हो जाएगा। ठीक है, और एल चूँकि रो से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब हम रो को हम लेफ्ट हैंड साइड लाए हैं तो फिर एल जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लेंथ। तो ये फार्मूला बन गया आपका रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, मान लो सपोज 1 मीटर स्क्वायर है। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। लेंथ सपोज आपका क्या है, 1 मीटर है। तो रो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर रो बराबर हो जाएगा आपका, रो इक्वल हो जाएगा आपके आर के, ये आपका आ जाएगा। तो यानी रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे इसको डिफाइन कर लोगे, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। हमने क्या देखा, यदि 1 मीटर लेंथ है एंड इट इज़ हैविंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि ये दोनों चीज़ें 1 में है, यानी 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो रेजिस्टिविटी इक्वल हो जाएगी रेजिस्टेंस के। तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। राइट, करते हैं क्वेश्चन 33। यहाँ पर आप जो ये फिगर देख रहे हो, ये फिगर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से है। ये यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, ठीक है, जिसको हम
वोल्टेज V से डिनोट करते हैं। ये पॉजिटिव इसका टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। ये आपका कंपास है, ये क्या है, यहाँ पर आपका कंपास रखा हुआ है, और ये आपका जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये आपने एक्टिविटी कर रखी है अपनी बुक में। मोना वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट विद द मैग्नेटिक कंपास। मोना मैग्नेटिक कंपास से एक एक्सपेरिमेंट कर रही है एंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये हमने दोनों चीज़ें यहाँ पर नोट कर लिया है। शी ऑब्जर्व दैट एज शी मूव द कंपास अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल प्रोड्यूस। देखो, जो कंपास होता है उसमें नीडल क्या करती है, नीडल शो करती है आपको, जो नीडल में डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि डिफ्लेक्शन इन नीडल क्या शो करता है आपको कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल shows the presence of magnetic field, presence of magnetic field। अब जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, इफ डिफ्लेक्शन इज मोर, डिफ्लेक्शन ज़्यादा है यानी मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर ज़्यादा होगी, राइट। और डिफ्लेक्शन कम हो रहा है यानी कि कम मैग्नेटिक फील्ड है। इससे हम अंदाज लगाएंगे। तो इन्होंने कहा है कि जो उसने ऑब्जर्व किया कि जब वो कंपास को करंट कैरिंग वायर से, ये आपका करंट कैरिंग वायर है, इससे जब वो दूर ले जा रही है, ठीक है, तो जितना दूर ले जा रही है उतना ही यहाँ पर नीडल में जो डिफ्लेक्शन है वो रिड्यूस हो जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा है एक्सप्लेन वाई द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल रिड्यूस्ड एज मोना मूव्ड अवे द कंपास नीडल फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। तो होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ना, वो करंट कैरिंग वायर से हम जितना दूर ले जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, ठीक है। स्ट्रेंथ कब बढ़ेगी, जब वो करंट कैरिंग वायर के जितना पास होगा, यानी डिस्टेंस के जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किससे, डिस्टेंस से। डिस्टेंस कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, और डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होगी करंट कैरिंग वायर से, उतना ही कम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होती जाएगी। जितनी ज़्यादा हम डिस्टेंस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होती जाएगी, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर, मैं तो आप लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट। इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो इफ मोना मूव्स द कंपास अवे फ्रॉम करंट कैरिंग कंडक्टर द डिफ्लेक्शन इन द नीडल इज लेस। जैसे जैसे वो दूर लेकर जाएगी वैसे वैसे डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, पास ले जाएगी डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। क्लियर। अब करते हैं बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसको नोट कर लो आंसर को, इसी तरह से आप आंसर को लिखना है आपको, राइट। अब करते हैं बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बी पार्ट है मेंशन वन थिंग दैट कुड हैव चेंज्ड इन द सर्किट ऑफ द वायर दैट कुड इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल। एक ऐसी चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी है आपको कि उसको सर्किट में चेंज करने से, यदि हम उसको सर्किट में चेंज करेंगे वायर के, दैट कुड इंक्रीज द डिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से कि हम ऐसा क्या चेंज करें सर्किट में कि नीडल का डिफ्लेक्शन बढ़ जाए। तो देखो, दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं ना, एनसीईआरटी में आपने दो चीज़ें पढ़ी हैं। एक है कि जो डिफ्लेक्शन है, जैसे जैसे करंट आप बढ़ाओगे डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, करंट घटाओगे डिफ्लेक्शन घटेगा। तो यहाँ पर पूछा है कि कितना बढ़ाएं। दूसरा आपने डिस्टेंस का देखा था, करंट के इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, और जो आपका डिस्टेंस है करंट कैरिंग वायर के, उससे उसकी डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमने फर्स्ट वाले में देख लिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर सेकंड वाले में कि यदि हम करंट को बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। वही पूछा है कि हम ऐसा क्या चेंज करें कि डिफ्लेक्शन बढ़ जाए। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, आंसर हो जाएगा आपका, आप लिखोगे यहाँ पर इफ वी इंक्रीज द करंट इन द सर्किट, राइट, करंट इन द सर्किट द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल विल ऑल्सो इंक्रीज, डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आंसर पूछे आपसे एक्सप्लेन विद रीजन। क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद रीजन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द वायर फॉर द केस डिस्क्राइब्ड बाय अबव फिगर।
तो यहाँ पर आपसे डायरेक्शन पूछी है, पहले मैं यहाँ पर क्लीन कर लेती हूँ जिससे आपको दिखा पाएंगे कि किस तरह आपको डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में आप करते क्या हो, बेसिकली आप बहुत सारे यहाँ पर आयरन फ्लिंग को डालते हो और आयरन फ्लिंग को डाल देते हो। जैसे ही आप यहाँ पर करंट को पास करते हो, जैसे मैंने कहा ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, यानी करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो इस वायर में करंट टॉप से बॉटम आ रही है। इसमें करना क्या होता है हमें एक्टिविटी में कि हमने करंट को पास किया, करंट की डायरेक्शन यहाँ पर देख रहे हो टॉप से लेके बॉटम होगी, और जैसे ही हम टैप करेंगे ना थोड़ा सा कार्डबोर्ड पर, तो ये सारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स में आपके आयरन फ्लिंग अरेंज हो जाता है। तो कुछ इस तरह से ही आप देखोगे कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स इसमें बन जाते हैं। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, आप थंब को नीचे करते हो। व्हेन यू पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अब करंट है टॉप से लेकर बॉटम पर, यानी आप थंब की डायरेक्शन क्या करोगे, टॉप से बॉटम रखोगे, ऊपर से नीचे रखोगे, और तब क्या होगा, जो फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स जो वर्ल बनाती हैं, वो क्या होता है आपका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इस केस में क्या बन रहा है आपका क्लॉकवाइज। क्लियर, तो जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी आपकी क्लॉकवाइज होगी, कुछ इस तरह की डायरेक्शन आएगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। राइट, इस तरह से डायरेक्शन आएगी। अंडरस्टूड नाउ? आप लिखोगे यहाँ पर आंसर, इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन वायर इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो आपने देखा यहाँ पर टॉप से बॉटम पे है। सो ऑन अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल व्हेन वी कीप आवर थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, आप अपने थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में रखोगे तो फिंगर क्या करेंगी, फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगी। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी इस केस में, क्लॉकवाइज। ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।